नमस्कार नेपाली मित्रों। अगर नेपाल की सेना जनयुद्ध के समय में पूरी ताकत के साथ लड़ती तो नेपाल में कम्युनिस्ट इस्लाम ईसाई गठबंधन सेनाएं हार जाती, यानी माओवाद हार जाता। आज बात चल रही है, नेपाल के नेता अमनलाल मोदी कह रहे हैं कि प्रचंड को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। नहीं दोस्तों, प्रचंड को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन शांति का नहीं। शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए किंग ज्ञानेंद्र को, क्योंकि दुनिया में अमेरिका ने ठेका ले रखा है कि वो दुनिया के देशों को लोकतांत्रिक बनाएगा। इसके तहत अमेरिका ने लीबिया, सीरिया, इजिप्ट, अफगानिस्तान, इराक आदि बहुत सारे देशों पे अटैक किया, वहां की एक दलीय शासन प्रणाली खत्म करवाई और वहां पे लोकतंत्र की स्थापना की या लोकतंत्र स्थापना करने की कोशिश की। तो नेपाल भी उसी लिस्ट में शामिल था, यानी नेपाल में भी लोकतंत्र लेके आना है, राजशाही को हटाना है। ये एक अमेरिकी प्लान था। इस प्लान के तहत नेपाल में माओवादियों का जन्म हुआ। माओवादियों का जन्म करवाने में अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, इन सब का हाथ रहा। इस ध्यान में रखिए, ISI पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो हमेशा अमेरिका के CIA के साथ काम करती है भारत की राह के खिलाफ। तो नेपाल के किंग जो ज्ञानेंद्र थे, उन्होंने जब 7 दलों ने काठमांडू में घेरा किया था 2008 में लगभग, तब उन्होंने सत्ता छोड़ दी। जबकि इसका उल्टा सद्दाम हुसैन मर गया, सत्ता नहीं छोड़ी। गद्दाफी मर गया, सत्ता नहीं छोड़ी। सीरिया के हाल आप देख ही रहे हैं, सत्ता नहीं छोड़ी। लेकिन नेपाली किंग ज़्यादा नहीं लड़े, जितना ज़्यादा इराक लड़ा, लीबिया सीरिया लड़ा अमेरिका से, उतना नेपाली सेना नहीं लड़ी। दरअसल माओवादी और नेपाली सेना की जो वार थी, वो वार थी अमेरिकन CIA और राजशाही सेना के बीच में। अमेरिकन CIA के समर्थक कौन कौन देश थे? पाकिस्तान, सऊदी अरब, क्रिश्चियन NGO, क्योंकि इनका गठबंधन पहले से ही बना है। सऊदी अरब और पाकिस्तान जो है अमेरिका के एकदम खास रहे हैं। तो नेपाल में जो जनयुद्ध हुआ था उसको अमेरिका ने ही करवाया था। सपोर्ट में थे मुस्लिम कंट्रियां, ईसाई कंट्रियां, कम्युनिस्ट और भारत के कम्युनिस्ट। यानी नेपाली राजा की लड़ाई महाशक्ति लोगों से थी। भले ही सामने उनके प्रचंड हो, बाबूराम भट्टराई हो, लेकिन उनकी अप्रत्यक्ष लड़ाई अमेरिका से थी, पाकिस्तान से थी, सऊदी अरब से थी, क्रिश्चियन NGO से थी, क्योंकि ये नेपाल से हिंदू धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते थे। उस समय क्या था कि राजा ने सत्ता छोड़ दी, तो शांति का पुरस्कार राजा को ही मिलना चाहिए था। अगर नेपाल की 80-90 हजार सेना पूरी ताकत के साथ में लड़ती तो नेपाल से माओवादियों का सफाया हो जाता। लेकिन राजा को लगा कि हजारों लोग मारे जा चुके हैं इस युद्ध के कारण, और जब जनता खुद कह रही है कि भाई सत्ता छोड़ दो, तब राजा ने सत्ता छोड़ी। गद्दाफी, सद्दाम आदि इन लोगों ने सत्ता नहीं छोड़ी। ये लड़ते रहे, अपनी जनता को मारते रहे, दमन करते रहे। नेपाली राजा ने दमन नहीं किया। इसलिए शांति का नोबेल पुरस्कार नेपाली राजा को मिलना चाहिए, प्रचंड को बिल्कुल नहीं। ये मैं मानता हूं कि प्रचंड नेपाल में लोकतंत्र लेके आए, उन्हें भी कोई पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रचंड के नाम पे तो 17,000 हत्याएं हैं। नेपाली किंग ने देखा कि जनयुद्ध के कारण निर्दोष नेपाली मारे जा रहे हैं और जनता ने भी कह दिया कि सत्ता छोड़ दो, तो नेपाली राजा ने सत्ता छोड़ दी। इसलिए नेपाली किंग को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, प्रचंड को तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। अब इसके सांसद अमनलाल मोदी कह रहे हैं कि प्रचंड को शांति नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। ये दोस्तों एकदम बकवास बात है और हंसने वाली बात है। अमनलाल मोदी के ऊपर हंसा जा सकता है। 17,000 आदमियों को ऊपर पहुंचाने वाले आदमी को शांति का नोबेल पुरस्कार, गजब की बात है। और जिस किंग ने सत्ता छोड़ दी कि देश में नरसंहार न हो, उस किंग की कोई बात ही नहीं।
दोस्तों, नेपाल की प्रॉब्लम क्या है नेपालियों की कि वो कम्युनिस्ट, इस्लाम और ईसाईयत गठबंधन को नहीं जानते। दुनिया भर में ईसाई और इस्लाम आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन भारत और नेपाल में ईसाई एनजीओ, इस्लामिक संगठन और कम्युनिस्ट लोग मिले हुए हैं हिंदुओं को खत्म करने के लिए। अगर सच्चाई कहें तो अभी तक नेपाली लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनका दुश्मन है कौन। बस उनके दिमाग में एक बात डाली गई है कि भारत आपका दुश्मन है, लेकिन नेपाल का दुश्मन है कौन ये नेपालियों को अभी तक पता ही नहीं है। धन्यवाद।